Good morning students, welcome to Gangotri Group of School. Today I am going to start a new chapter that is current electricity. इस चैप्टर में हम जो कंप्लीट ये चैप्टर कवर किया जाता है, चार पोर्शन में कवर किया जाता है. सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ करंट, जिसमें हम बताते हैं व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी. क्लियर, वो हम यहाँ बताते हैं. फिर इसके बाद बैटरीज के बारे में बात करते हैं, आइडियल बैटरीज और रियल बैटरीज, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, समझिए बैटरीज किस प्रकार से वर्क करती हैं. फिर इस पर बात करते हैं और फिर इसके बाद सर्किट सॉल्विंग पे आते हैं. सर्किट सॉल्विंग बिल्कुल वही चीज़ है जो मैंने कैपेसिटर में आपको पढ़ाया, समझे. कैपेसिटर में जिस प्रकार के स्टेप मैंने यूज़ किए एकदम सेम स्टेप फॉलो करने हैं. कैपेसिटर वाले सर्किट को सॉल्व करने में जो किए थे वही यहाँ करेंगे. क्लियर. इसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट. इन चार पोर्शंस में इस चैप्टर को पढ़ाया जाता है. तो मैं सबसे पहले आपको सर्किट सॉल्विंग करना इसमें सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने सर्किट सॉल्विंग आपको कैपेसिटर में अभी बताया है, तो आपको अच्छे से चीज़ें याद होंगी. तो ये चीज़ें बहुत सही तरीके से आपको समझ में आएगा. अगर मैं सर्किट सॉल्विंग अभी पढ़ाऊंगा तो सर्किट सॉल्विंग पहले बढ़ा देता हूँ, क्योंकि इसका ऐसा नहीं है कि कोई कनेक्शन है, समझे ना. इसका सर्किट सॉल्विंग, अगर मैं जो टैक्टिक्स आपको बताऊंगा सर्किट सॉल्विंग की, तो उसमें ये बातें यूज नहीं होंगी. इसकी बातें जो एक दो छोटी बात होगी वो आपको पता होगी पहले से ही, क्योंकि 9th 10th में वो चीज़ें आप पढ़ चुके हैं. क्लियर. नहीं पता होगी मैं बताऊंगा, समझे. थोरो स्टडी की हम इसके बाद करेंगे. इसके बाद मैं ये पढ़ाऊंगा माइक्रोस्कोपी की स्टडी, फिर बैटरीज और फिर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट. तो अभी हम सर्किट सॉल्विंग पे बात करते हैं. सर्किट सॉल्विंग में जो मेन स्टेप होते हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं, वो ये होते हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, और ये सारे स्टेप मैं आपको बता चुका हूँ. सबसे पहले हम क्या देखते हैं, अगर बैटरी में, सर्किट में एक ही बैटरी है, यदि सर्किट में एक ही बैटरी है, क्लियर, तो हम क्या करते हैं, इसमें एक पोर्शन और आता है पावर का, पावर वाला ऑप्शन और आता है इसमें. पावर स्टडी बताऊंगा मैं इसमें. इलेक्ट्रिकल नहीं, बैटरीज वाले आर्टिकल में ही आपको पावर के बारे में बात की जाती है, ठीक है, वो बात की बात है. तो हम सर्किट सॉल्विंग पे हैं. सर्किट सॉल्विंग में सबसे पहले जो आता है, यदि सर्किट में एक ही बैटरी होगी तो आप उस बैटरी के अक्रॉस जो भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस है, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे. दोबारा फिर बोलता हूँ क्या बोला मैंने. यदि सर्किट में एक ही बैटरी है तो बैटरी के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस फील हो रहा है, बैटरी को जो रेजिस्टेंस फील हो रहा है, वो आप सर्किट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में हो सकता है, उस सर्किट का आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है. फिर वो आप बैटरी के साइड में लगा दोगे, फिर उससे निकलने वाली करंट आ जाएगी. करंट का फॉर्मूला यहाँ कैसे क्या होता है, जैसे Q बराबर CV था पीछे वाले चैप्टर में, चार्ज बराबर C इंटू V था. C वॉज द स्ट्रक्चरल पैरामीटर ऑफ द गिवन अरेंजमेंट, जिसका नाम था कैपेसिटेंस, समझे. जो गिवन अरेंजमेंट था उसका नाम था कैपेसिटर. पिछले वाले चैप्टर में Q बराबर CV, C क्या था कैपेसिटेंस, V क्या था पोटेंशियल डिफरेंस, Q था क्या था चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर. क्लियर. ऐसे ही यहाँ जो फिजिकल अरेंजमेंट है वो रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस में एंटर करेगी करंट, और करंट क्या होगी, I बराबर V बराबर IR, या I बराबर V बाई R, समझे. I बराबर V बाई R. अगर किसी भी रेजिस्टेंस में आपको करंट बताना है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस क्या आएगा, उसमें करंट. क्लियर. तो अगर आप बैटरी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं तो बड़े आसानी से अब बैटरी का EMF बाई R, बैटरी से निकलने वाली करंट आ जाएगी नेट. जैसे पिछले केस में हम बैटरी से निकलने वाला नेट चार्ज कैसे बताते थे, नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनटू बैटरी का EMF V, क्लियर, CV. वहां से बैटरी से निकलने वाला नेट चार्ज आता था, यहाँ बैटरी से निकलने वाला नेट करंट आएगा. मतलब जो काम पिछले वाले चैप्टर में चार्ज करता था वही सेम काम यहाँ करंट करेगा. हम वहां बोलते थे कि चार्ज फ्लो कर रहा है, यहाँ हम बोलेंगे करंट फ्लो कर रहा है. वहां स्ट्रक्चरल पैरामीटर क्या था, कैपेसिटेंस. यहाँ स्ट्रक्चरल पैरामीटर कौन है, R. C यानी कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो मैंने आपको बताया था फिजिकल अरेंजमेंट का. R कैसे किसी भी फिजिकल अरेंजमेंट का कैलकुलेट किया जाता है वो इस स्टडी में आ जाएगा. क्लियर. तो अभी मैं आपको R कैलकुलेट करना नहीं सिखा रहा हूं, अभी मैं आपको बोल रहा हूं कि कोई फिजिकल अरेंजमेंट है, उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको R. जैसे मैं कहूंगा कि ये कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर है ये, इसका कैपेसिटेंस C है. ऐसे ही ये कोई रेजिस्टेंस है और इसका रेजिस्टेंस R है.
ये इसका रेजिस्टेंस आर कैसे आया वो बात यहाँ की जाएगी। क्लियर? तो अब मैं सर्किट सॉल्विंग आपको सिखा रहा हूँ, वो आपको पता है, एक एक एग्जाम्पल लूंगा हर एक पॉइंट से रिलेटेड और चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखें, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसमें सबसे पहला पोर्शन आता है पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये आपको पता है, फिर भी मैं बता देता हूं। फर्स्ट पॉइंट इसमें पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें पहला आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये कौन है? अगर कैपेसिटर होता तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे दिया सॉल्व किया जाता है, C1 + C2 + C3, लेकिन मैं यहां रेजिस्टेंस स्टडी करने जा रहा हूं तो यहां मैं रेजिस्टेंस बना दूंगा। ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, हम कहेंगे A B के अक्रॉस में ये सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में। पैरेलल की कंडीशन क्या होती है? पैरेलल की कंडीशन होती है कि उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। R1 R2 R3, R1 R2 R3 R4 सभी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। देखो क्या आएगा, VAB 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 VAB, समझे? तो मैं कहूंगा कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और इसके लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाएगा वो आएगा 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4, ये आएगा। और इसी प्रकार से यदि सीरीज में दिया जाए मेरे को, सीरीज कॉम्बिनेशन दिया जाए मेरे को, ये दिया जाए R1 R2 R3 R4 A B और यहां R इक्विवेलेंट पूछा जाए तो आएगा R1 + R2 + R3 + R4, सीरीज में जुड़ जाते हैं। देखो अपोजिट फॉर्मूला मिल रहा है, अगर पैरेलल में कैपेसिटर होता तो ऐड हो जाता C1 + C2 + C3, लेकिन यहां क्या हो रहा है, जो सीरीज का कैपेसिटर में फॉर्मूला था वो पैरेलल में रेजिस्टेंस को मिला है। यहां आप ये देखेंगे जैसे यहां पोटेंशियल सेम था, यहां सभी में करंट सेम आएगी। अगर इस ब्रांच में I करंट एंटर करती है तो हर एक रेजिस्टेंस में करंट क्या आएगी, सेम। इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन की जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, करंट विल बी सेम in all the resistance, और यहां इसमें पोटेंशियल डिफरेंस will be same across all the resistance, हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा। समझे? तो ये आपको बेसिक चीज मुझे बतानी थी, क्लियर? ये पता होगी पहले से। अब इसके बाद मैं क्वेश्चंस लगाऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन, फर्स्ट एग्जाम्पल, ये दिया गया आपको 5 ओम, जैसे वहां फैरेड होता था यूनिट कैपेसिटेंस की, यहां ओम होता है। 5 ओम, 10 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 5 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 5 ओम। और यहां दिया गया आपको 100 वोल्ट, बैटरी का EMF 100 वोल्ट है या पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है। आपको ये सर्किट सॉल्व करना है, का मतलब हर एक रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाला आपको चार्ज बताना है या
हर एक रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाला आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। इनमें से एक भी चीज आ जाती है तो दूसरी चीज आप बता पाओगे। समझे, मान लेते हैं करंट आ गया आपको हर एक रेजिस्टेंस में, तो आई इंटू आर से हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास आ जाएगा। तो सबसे पहले आप इसमें देखेंगे कि एक ही बैटरी, तो बैटरी को फील होने वाला आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। इसका मतलब आपको अब क्या करना है, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट ए के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकालोगे। समझे, अब कैसे निकालना स्टार्ट करें, इसमें कौन किसके साथ सीरीज और पैरेलल में है, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप वहां से सोल्व करें जहां आपको दिख पा रहा है, जहां आपको क्लियर कट पता चल पा रहा है कि ये रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल में, वहां से सोल्व करना स्टार्ट करें। जहां से आपको इस स्ट्रक्चर को, इस सर्किट को देखने से ये लग रहा है कि हाँ इस रेजिस्टेंस के, इस सर्किट के ये 3 रेजिस्टेंस या 4 रेजिस्टेंस पैरेलल में या सीरीज में है, वहां से इसको सोल्व करना स्टार्ट करो। देखो क्या बोला मैंने, ये सर्किट है, इसमें कौन किसके साथ सीरीज में है, ये मैं किसके बारे में बोल पाऊंगा, ये इसके साथ सीरीज में है नहीं, बीच में ब्रांच है, तो ये इसके साथ सीरीज में मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि इससे आने वाली करंट इसमें नहीं जाएगी, इससे आने वाली करंट का कुछ पोर्शन इधर जा सकता है, तो ये दोनों सीरीज में नहीं है। ये दोनों पैरेलल में भी नहीं है, क्योंकि इसका एंड एक तो जुड़ा हुआ है, लेकिन दूसरा एंड कहाँ है, देखो 10 के साथ जुड़ा हुआ है, इसका दूसरा एंड यहाँ 5 के बीच में, तो ना तो ये सीरीज में ना पैरेलल में, तो इनके बारे में नहीं बोल पा रहा हूं मैं। तो यहां से नहीं सोल्व हो सकता है, कहां से सोल्व हो सकता है, यहां से। देखो इन तीनों को मैं बोलूंगा कि ये सीरीज में, क्योंकि इन तीनों से फ्लो होने वाली करंट सेम है, तो यानी मैं इसको यहां से सोल्व करूंगा, क्योंकि मैं बोल पा रहा हूं, मैं यहां से 100% श्योर हूं कि 5, 10 और 5 सीरीज में है। अब यहां से सोल्व करना मैं स्टार्ट करूंगा। अगर ये सीरीज में है तो देखो सर्किट कैसे ड्रॉ किया जा सकता है, 5, 10, 5, 5, 10। अब यहां 3 रेजिस्टेंस है, इन तीनों को जोड़कर इक्विवेलेंट बना देते हैं, क्या आएगा 10, 5, 5, 20 ओम। अब मैं ये बोल सकता हूं कि ये दोनों किस में है, पैरेलल में, तो इन दोनों को जोड़ के एक बना देंगे। दोनों को पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट पैरेलल का कॉम्बिनेशन, वो आएगा 20 इंटू 10/30, 20/3, इतने ओम रेजिस्टेंस आएगा। ये 5 है, ये 5 है, ये 10 है और ये 5 है। अब मैं ये बोलूंगा कि ये देखो सीरीज में है तीनों, तो अब इन सीरीज का एक बना देते हैं। इन तीनों को जोड़ के एक बनाएंगे तो 5, 5, 10, 20 सीरीज में कितना आएगा, 10 + 20/3 यानी 50/3। समझे, इन तीनों को जोड़ के, तो वो किसके पैरेलल में है, अब एक ये तो ये वाला 10 है, 10 हो, इधर क्या आएगा 50/3। अब मैं ये बोल सकता हूं कि ये दोनों किस में है, पैरेलल में, और फिर ये इसके साथ किस में है, सीरीज में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आना चाहिए इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन जो आएगा 10 इंटू 50/3 अपॉन 80/3, 3 से 3 गया, 0 से 0 गया, तो 50/8 यानी 20/4। इनका कॉम्बिनेशन आएगा 25/4, ये आएगा 25/4 ओम। अब ये दोनों सीरीज में, इसको इसके साथ जोड़ोगे आएगा 125/4, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आपके पास आ जाएगा ए बी के बीच में, वो आ जाएगा 25, 5, 5 + 20, 45/4। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आ जाएगा 45/4 आ जाएगा। तो मैं ये बोलूंगा कि इस बैटरी को जो फील हो रहा है रेजिस्टेंस, वो कितना फील हो रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना फील हो रहा है इस बैटरी को, 45/4 इतना फील हो रहा है। तो ये बैटरी से निकलने वाली इक्विवेलेंट या नेट करंट निकाल दो आप, बैटरी से निकलने वाली नेट करंट
कितनी आएगी आई नेट, 100 वोल्ट है इसका, 100 वोल्ट बाय आर, पोटेंशियल डिफरेंस बाय आर 45 इंटू 4, और ये आएगा एम्पियर में। तो इसको लिखा जा सकता है 29 80/9 ये आ जाएगी आपके पास नेट करंट। समझे? तो आपको पता है कि इसमें करंट कितनी है 80/9, ये फ्रैक्शन में आ रहा है। इसको आप ऐसा कर सकते हो कि ये फ्रैक्शन में ना आए तो इस 100 को क्या लूं मैं, देखते हैं अभी 15 या 45, अभी बता रहा हूँ क्या ले सकते हैं इसको, 9 4 20 4 180 ले लेते हैं इसको ले लेते हैं 180 वोल्ट। तो यहाँ आ जाएगा 180। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 5 9 5 से इसको करेंगे तो ये आएगा 5 या 15 6 9 चौक 36, तो ये आ जाएगा 16। अब ये 16 आ जाएगा। आई नेट करंट कितना आएगा 16 एम्पियर। अब ये फ्रैक्शन में नहीं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो यहाँ कितना आएगा 16 एम्पियर, यानी आपको पता चल चुका है कि 5 ओम में करंट कितना है 16 एम्पियर। जो बैटरी से निकलेगा 5 ओम में जाएगा। अब इसके पास दो रास्ते हैं, एक इधर जाने का, एक इधर जाने का। अब इसमें कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। समझे? देखो कैसे सोचेंगे, इसको भी बताता हूं। मैं ये हटा देता हूं यहां से। आप अपने दिमाग में सेट करो कि इससे आगे सर्किट क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट क्या है। इस जो यहां करंट जाएगी I1 और यहां करंट आएगी I2। I1 एक्चुअल में किस किस से फ्लो हो रही है, ये और ये, इसका कॉम्बिनेशन जो आएगा 20/3। ये क्या था 20, ये 10, तो 20/3 आया था इसका आंसर 20/3। अगर मैं इसको सीरीज और ये पैरेलल, ये तो सीरीज में कितना 20, फिर वो 20 इसके साथ किस में है पैरेलल में, तो 20 और 10 का पैरेलल कॉम्बिनेशन का आएगा 20/3। तो यानी ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन इसका रिजल्टेंट 20/3 है, और ये 5 है, और यहाँ भी क्या है, यहाँ भी 5 ओम है, ये ओम ये ओम। इसका मतलब I1 जो करंट है वो इसमें से फ्लो हो रहा है, और I2 यहाँ से फ्लो हो रहा है। ये कितना है 10 ओम, ये I2 है। यहाँ से I एंटर किया, फिर ऐसे ही यहाँ से I बाहर निकल जाएगा। I कितना है 16 एम्पियर, 16 एम्पियर। तो मैंने इस जंक्शन को थोड़ा देखा ध्यान से कि ये I1 करंट एक्चुअली इस पोर्शन में जा रहा है, और ये पोर्शन का इक्विवेलेंट निकाल दिया मैंने 20/3। यहाँ 5 आएगा, यहाँ 5 ओम आएगा, तो आप इसका भी इक्विवेलेंट लिख सकते हो। इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, इसका इक्विवेलेंट 50/3 आ जाएगा। मतलब आप, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन का भी रिजल्टेंट लिख दो इधर, कितना आएगा 50/3। इसका मतलब ये है कि ये जो I1 करंट है जो इधर जा रही है, I1 करंट, इस I1 करंट को रेजिस्टेंस जो फील हो रहा है वो 50/3 है, और I2 को जो फील हो रहा है वो कितना है 10, और फिर I1 यहां से आएगी, I2 यहां से आएगी, और वो दोनों कंबाइंड होकर 16A बना देंगे। तो ये तो मुझे पता है कि I1 प्लस I2 कितना है 16 एम्पियर। क्लियर? अब यहां I1 I2 कितना आएगा, या तो आप किरचॉफ लॉ से बताओ, या आपको जो मैंने एक स्मार्ट मेथड बताया था कि जब कभी भी एक Q टोटल करंट दो ब्रांच में डिवाइड होता है ऐसे, तो इधर Q1 कितना आता है, अगर ये C1 है, ये C2 है, और इधर Q2 कितना आता है। याद कीजिए कि कैसे बताया था मैंने बोला था कि Q टोटल C1 प्लस C2, और यहां क्या बोला था Q टोटल C1 प्लस C2। अगर C2 पे चार्ज बताना है तो C2 से मल्टीप्लाई करते हैं और एडिशन से डिवाइड कर देते हैं, और C1 पे चार्ज बताना है तो C1 से मल्टीप्लाई करते हैं और एडिशन से डिवाइड कर देते हैं। पिछले वाले चैप्टर में ये चीज मैंने बताई थी आपको। सेम इसी टाइप का फंडा यहां भी है। यहां क्या फंडा है, इसको आप अलग से नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में।
ये क्या फंडा है कि यदि आई टोटल करंट आती है और दो रास्ते मिलते हैं करंट को इस प्रकार से, तो ऊपर और नीचे जो करंट जाती है, ये मान लेते हैं रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, ध्यान से सुनना, R1 में जो करंट जाएगी यानी I1, उसमें क्या करोगे आप, टोटल करंट में दूसरे वाले रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे और एडिशन से डिवाइड करोगे। यानी R1 में करंट बताने के लिए आप टोटल करंट में R2 से मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे एडिशन से। ऐसे I2 बताने के लिए आप I टोटल में R1 से मल्टीप्लाई करोगे और एडिशन से डिवाइड करोगे, दोनों के एडिशन से। मतलब यहां अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट होना जरूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि Q बराबर क्या होता है, इंटू V, चार्ज बराबर होता है कैपेसिटेंस इंटू V, और I बराबर क्या होता है, V अपॉन रेजिस्टेंस। जो पिछले चैप्टर में चार्ज फ्लो करता था उसी टाइप का यहां करंट फ्लो करता है। वहां स्ट्रक्चरल पैरामीटर कैपेसिटेंस था और कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था चार्ज, लेकिन यहां इलेक्ट्रिसिटी में जो करंट फ्लो करता है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए ये अपोजिट हो गया। इसीलिए आपने ये भी देखा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का अपोजिट किसमें होता है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर का अपोजिट रेजिस्टेंस में होता है। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला रेजिस्टेंस में सीरीज के लिए होता है और सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला कैपेसिटर से अगर कंपेयर किया जाए तो वो पैरेलल में दिया जाता है रेजिस्टेंस को, मतलब इंटरचेंज हो जाते हैं फॉर्मूले, समझे। C1 प्लस C2 प्लस C3 पैरेलल में किया जाता है कैपेसिटर में, और R1 प्लस R2 प्लस R3 सीरीज में किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में, समझे ना, रेजिस्टेंस में। तो वो उसका रीजन यही है कि यहाँ जो फ्लो होने वाली चीजें करंट वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और चार्ज जो फ्लो होना है वो कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यानी दोनों अपोजिट बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो आपको ये पता चल चुका है कि हम दो ब्रांच में आने वाली करंट को कैसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ आप बता सकते हो कि I1 क्या आएगा, I1 जो आएगा वो कैसे निकालोगे आप, I1। अब दो ब्रांचेज है, देखो दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये। मुझे इसमें बताना है 50/3 में करंट, तो मैं क्या करूंगा, टोटल करंट इंटू 10 अपॉन एडिशन। एडिशन कितना आएगा, 80/3, ये आएगा I1। I2 क्या आएगा, टोटल करंट I2 यानी ये, तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50/3 अपॉन एडिशन। एडिशन कितना आएगा, 80/3। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ऊपर वाले को 30 इधर हो जाएगा, इधर आएगा 16 4 20, 16 पंजे 80, 5 आ जाएगा, यानी 6 आ जाएगा, समझे। हाँ बिल्कुल सही लिखा है। तो I1 आ जाएगा 6 एम्पियर, और I2 क्या आएगा, डेफिनेटली 10 आना चाहिए। सॉल्व करके देखो 10 आता है क्या, 3 से 3 गया, इससे 5 बार गया, इससे ये 10 बार गया, 10 एम्पियर आया। यहां से ये बात भी पता चल रही है कि I1 प्लस I2 16 एम्पियर है। तो आपको पता चल चुका है कि इस 5 में कितना करंट है, इस 5 में I1 कितना है, 6 एम्पियर, और इसमें कितना है, 10 एम्पियर। समझे मैंने किस तरीके से बताया कि 5 ओम में करंट कितना है और 10 ओम में करंट कितना है। अब इसके बाद आपको इस 6 ओम को डिवाइड करना है। अब 6 एम्पियर ये करंट है, 6 एम्पियर को डिवाइड करना है। ये 6 एम्पियर इसमें एंटर करेगा 5 ओम में, और इसके पास अब दो रास्ते आएंगे, एक इधर और एक इधर। तो जल्दी से बताओ इधर करंट कितना आएगा। आप बोलोगे कि इस करंट को कितना फील हो रहा है, 20 ओम रेजिस्टेंस फील हो रहा है, और इसको करंट को कितना फील हो रहा है, नीचे वाले को 10 ओम। तो मैं जब ये करंट बताऊंगा, इसको बोल देते हैं I डैश। तो I डैश जब मैं निकालूंगा तो मैं लिखूंगा टोटल करंट इंटू 10 बाय टोटल रेजिस्टेंस। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, आप इसको 20 मान सकते हैं, 10 + 5 15 + 5 20। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसको आप 20 मान सकते हैं कंप्लीटली, समझे। तो यहां करंट जाने का मतलब I डैश को कितना रेजिस्टेंस फील हो रहा है, I डैश को रेजिस्टेंस फील हो रहा है 20 ओम नेट, समझे ना। और इसको I डबल डैश को फील हो रहा है 10 ओम।
आई डबल डैश यहाँ से आएगा, आई डैश यहाँ से आएगा और मिलके दोबारा फिर वो 6 हो जाएंगे और यहाँ से 6 पास होगा, 6 एम्पियर, ऐसे 6 एम्पियर। यहाँ से 10 आएगा, वो दोबारा फिर से 16 एम्पियर हो जाएगा और बैटरी से जितना करंट निकला था उतना ही करंट बैटरी में एंटर कर जाएगा। जिस प्रकार से हम ये बोलते थे कि बैटरी से जितना चार्ज निकलेगा उतना ही चार्ज बैटरी में एंटर कर जाएगा, उसी प्रकार से मैं ये बोलूँगा कि बैटरी से जितना करंट निकलेगा उतना ही बैटरी में करंट एंटर करना जरूरी है। तो अब आई डैश आप क्या बोलोगे, आई डैश आएगा टोटल करंट दूसरे वाला रेजिस्टेंस, आई डैश इस रेजिस्टेंस का है तो दूसरे वाले रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर डिवाइड कर देते हैं एडिशन से। एडिशन आएगा 20 + 10 30, तो इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो आएगा 2 एम्पियर। और आई डबल डैश कितना आएगा 6 टोटल करंट इनटू दूसरे वाला रेजिस्टेंस, वो कितना है इधर 20 रेजिस्टेंस है, अपॉन एडिशन 30, तो ये कितना आएगा 2 यानी 4 एम्पियर। तो आपको पता है कि इधर करंट कितना आया 2 एम्पियर, तो इसमें भी कितना आएगा 2 एम्पियर, इसमें भी कितना आएगा 2 एम्पियर, और यहां से कितना आया 4 एम्पियर। अब आपको हर एक रेजिस्टेंस में करंट पता है तो आप हर एक रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं। यही होता है सर्किट सॉल्विंग, इसी को कहते हैं। तो ध्यान से देखना हर एक स्टेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको अभी बताया कि यदि एक करंट को 2 रास्ते मिलते हैं तो वो किस तरीके से डिवाइड करती है, समझे। अगर आपको ये स्मार्ट मेथड नहीं पता तो आप स्मार्ट मेथड को आप प्रूव भी कर सकते हो किरचॉफ लॉ से और जंक्शन लॉ से। क्योंकि देखो अब कैसे करोगे आप, मान लेते मैंने क्या बताया था आपको, आप इसको प्रूव करना चाहते हैं। ये जो स्मार्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूं कि आई टोटल इधर आया, आई टोटल I1 इधर गया, I2 इधर गया, ये R1 है और ये R2 है, तो ये एक लूप है। आप मान लो कि ऊपर I1 गया नीचे I2 गया, आपको स्मार्ट मेथड नहीं आता है तो आप लूप लॉ लगाओ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जंक्शन लॉ लगाओ, लूप लॉ, किरचॉफ पोटेंशियल लॉ लगाओ। 2 इक्वेशन बनेंगी, 2 अननोन है I1 I2, सॉल्व करोगे वही आएगा जो मैंने बताया, समझे। तो वहां 2 इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी, पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी फिर सोल्व करनी पड़ेगी। तो इससे बढ़िया आप स्मार्ट मेथड याद रखो ना, समझे, समय बचेगा इससे। क्लियर। वैसे मैं बताऊंगा ये बात भी आपको, किरचॉफ लॉ आने वाला है, ठीक है, वो चीज मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि किरचॉफ लॉ कैसे लिखा जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। आप इसको देखें।